हेलो साथियों, मैं बीएल लोणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और उस व्याकरण के अंदर हमने जो वर्णमाला और जो शब्दकोश है वो हमने देख लिए। आज हम इसमें तत्सम तद्भव शब्द है उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे को बताए कि भाई वीडियो अच्छी है तो उसको लाइक करें। किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। अब देखिए, जो हमने जो पीछे जो व्याकरण पढ़ रहे थे, शुरुआत जहां से की थी, तो वर्णमाला के अंदर मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि वर्ण होते हैं, उन वर्णों से फिर हमारा शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों से क्या होता है, शब्द बनते हैं और शब्द से फिर आपके पद बनते हैं और पदों से फिर हमारे वाक्य बनेंगे। इस प्रकार मैंने आपको बताया था फिर भाषा का निर्माण हमारे होता है। तो वर्णमाला के अंदर हमने वर्णों को अच्छे से देख लिया है। अब बात आती है शब्दों की, फिर हम पद देखेंगे, वाक्य देखेंगे, भाषा। तो अब बात आती है शब्दों की। तो उन शब्दों में ही यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द विचार, क्योंकि वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार, इस प्रकार मैंने आपको जो वर्णमाला में वहां पर बताया था। अगर वो क्लास आपने अच्छे से नहीं देखी है तो व्याकरण की जो वर्णमाला है उस वर्णमाला की 4 क्लासें हमने देखी है। उन 4 क्लासों में वर्णमाला है वो पूरी कंप्लीट कर ली है और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो सारा वो कवर कर रही है। उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। फिर एक क्लास हमने वो भी देखी है जिसके अंदर वो क्वेश्चन हमने ऐड किए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनसे आपको पता चल सके कि हम जो पढ़ रहे हैं वो वास्तव में सही पढ़ रहे हैं। तो वो क्लासें भी आप अच्छे से देख सकते हो। अब देखिए, जो शब्द विचार है उस शब्द विचार के बारे में हम देखते हैं। तो एक बार मैं यहाँ इरेज करता हूं। शब्द विचार में बात करें तो तत्सम तद्भव शब्द, तत्सम तद्भव शब्द वो हम देखेंगे कि तत्सम शब्द कौन से होते और तद्भव शब्द कौन से होते। तो हम मोटा मोटी देखें तो तत्सम वो शब्द है जो संस्कृत भाषा में चलते थे और सीधे ही हमने हिंदी में उसको ले लिया। और तद्भव वो शब्द है जो संस्कृत में चलते थे जिनको कुछ परिवर्तित करके हमने हिंदी के अंदर उसको लिया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं? जिस प्रकार हमने वर्णमाला की परिभाषा देखी है, वर्ण की परिभाषा देखी है, उसी प्रकार शब्द की परिभाषा है। तो वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को जिससे एक या अधिक अर्थों की प्राप्ति होती है शब्द कहलाते। यानी वर्ण है, वर्ण कौन से होते हैं हमारे, जैसे क, ख, ग, इस प्रकार के वर्ण थे। उन वर्णों के क्रमबद्ध, एक तो कर्म से होना चाहिए, दूसरा व्यवस्थित समूह को जिससे एक या अधिक अर्थों की प्राप्ति होती है शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने एक तो लिखा कमल, एक तो लिखा कमल, तो ये कमल एक शब्द है जो किसी व्यक्ति का हो सकता है, एक फूल का नाम है कमल। तो इससे एक अर्थ निकल रहा है। वर्णों को हमने कर्मबद्ध किया, व्यवस्थित किया, जिससे हमारे को एक अर्थ की प्राप्ति हो रही है। बाकी हम जैसे इसको ले लमल, अब ये कोई शब्द नहीं हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार जो व्यवस्थित नहीं है, कर्म से नहीं है, उससे हम ऐसा नहीं है कि वर्णों को आपस में जोड़ दें और उसको शब्द बोल देंगे, उसको शब्द नहीं बोल सकते। उसकी एक परिभाषा है शब्द की कि वो कर्मबोध होना चाहिए, वो व्यवस्थित होना चाहिए, उसका एक समूह बने। एक या अधिक अर्थ, एक भी अर्थ निकल सकता है और अधिक भी अर्थ निकल सकता है, जिस प्रकार हम कर्म शब्द ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे जैसे मान लिया कर यानी हाथ भी होता है, कर यानी एक धातु है, जैसे करना, तो कर एक धातु भी है। तो इस प्रकार एक अर्थ की प्राप्ति होती है, वही शब्द कहलाता है। आप अच्छे से शब्द की परिभाषा समझ गए होंगे। आगे देखो, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, यानी उत्पत्ति का मतलब वो उत्पन्न कैसे हुए, उस उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया। कैसे किया गया? तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, और आगे के पैराग्राफ में देखिए। फिर आता है देशज शब्द होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं और संकर शब्द होते हैं। ये जो 5 भाग बांटे गए हैं वो क्या है? उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के आधार पर। देश, सॉरी,
हमारे तत्सम शब्द हो गए, तद्भव शब्द हो गए, देशज शब्द हो गए, विदेशज शब्द हो गए और संकर शब्द हो गए। ये 5 भाग हमारी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के हो गए। उसके बाद में आया रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों को, जिस प्रकार वर्णों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, उसी प्रकार शब्दों को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो सीधा जैसे हमने एक तो ऐसे पढ़ते कि तत्सम तद्भव शब्द सीधा हमने लिया और वहां से पढ़ाना स्टार्ट कर देते, या फिर लेते रूट होगी ये शब्द। ऐसे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होती है, तो आपको बारीकी से अच्छे से पढ़ना होता है। आपसे पूछा जा सकता है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण इनमें से नहीं है, फिर आपको पता ही नहीं चलता है कि रचना के आधार आपने तत्सम तद्भव पढ़ रखा है, आपने रूट शब्द अच्छे से आ रहे हैं, आपको सारे आ रहे, परंतु आपको ये पता नहीं चलता है कि रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया गया। तो आप जो भी पढ़े उसको अच्छे से पढ़े, आराम से पढ़े, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए पढ़े। तो हमने उत्पत्ति के आधार पर 5 भाग देख लिए और फिर शब्दों का होता है रचना के आधार पर वर्गीकरण। तो रचना के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, एक होता है योग रूढ़ शब्द। ये भी हम आगे जैसे जैसे आएंगे देखेंगे, क्योंकि हमने जो ऊपर लिया शब्द विचार, तो शब्द है वो किस प्रकार उसका विभाजन किया गया है वो पूरा देखेंगे, फिर एक एक टॉपिक को हम आगे करते चलेंगे। उसके बाद आया प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द, अव्यय शब्द। तो विकारी शब्द है वो भी हम देखेंगे और अविकारी शब्द है वो भी हम देखेंगे। अब विकारी शब्द है, इन विकारी शब्दों को भी जब हम आगे देखेंगे तो इन विकारी शब्दों को भी अलग अलग भाग किए गए हैं, अलग अलग भाग किए गए। विकारी शब्द है उनमें कौन कौन से आएंगे, इसके अंदर एक तो हमारी संज्ञा आएगी, या आएगी। दूसरा हमारा सर्वनाम आएगा, सर्वनाम आएगा। तीसरा क्रिया आएगी। चौथा सविशेषण आएगा। तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। इन विकारी शब्दों के अंदर संज्ञा आ जाएगी, सर्वनाम आ जाएगा, क्रिया आ जाएगी और विशेषण आ जाएगा। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से विकारी शब्द नहीं है या निम्न में से विकारी शब्द है, तो आपको अच्छे से पता होगा तभी आप कर पाओगे। अब वहां पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और एक संधि दे दे, फिर वो आपसे पूछ ले कि निम्न में से विकारी शब्द नहीं है। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि विकारी है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, क्योंकि ये आपने देखा नहीं है, आपने चीजें समझा नहीं। आपको संधि आ रही है, आपको संज्ञा आ रही है, आपको सर्वनाम आ रहे, आपको क्रिया आ रही है, विशेषण आ रहे, सारे टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर है, आपको आ भी रहे, परंतु वो क्वेश्चन है आपका गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको ये भी पता होना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर आजकल डीप जाने लग गए हैं। जो आपको पता है, अब आप सोच रहे हो कि हमने संधि अच्छे से पढ़ रखी है, हमने सर्वनाम पढ़ रखा है, हमने संज्ञा पढ़ रखी है, सारी चीजें हमने क्लियर कर रखी है, अब तो जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे कर देंगे, फिर भी हमारा क्वेश्चन यहाँ से आता है तो वो गलत हो जाता है। फिर आता है अविकारी शब्द, जिसको अवयव भी बोला जाता है। ए का मतलब नहीं और वे का मतलब जिसका वे नहीं किया जा सके, जिसको खर्च नहीं किया जा सके। वे का मतलब जिसको खर्च नहीं किया जा सकते। तो इसके भी अलग अलग भाग किए गए। अभी है उसके भी देख लेते हैं, एक बार इरेज करता हूं मैं। हमारे जो अवयव है उसके जो भाग किए गए, उसके अंदर एक तो होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कौन सा हुआ, जो क्रिया की विशेषता बताएगा। एक होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा, ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। तीसरा जो होता है वो होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। चौथा जो होता है वो होता है विस्मयादि बोधक। और जो पांचवा जो भाग है, जो कुछ किताबों में 4 ही भाग किए गए हैं, गाइडों में, किताबों में जो, और कुछ में 5 भाग किए गए, और वो पांचवा होता है निपात। ठीक है, तो ये 5 भाग है वो अविकारी शब्दों के होते हैं। क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है और विस्मयादि बोधक होता है, और एक होता है निपात। तो आपको याद रखना, कुछ गाइडों में 4 दे रखे और किसी में 5 दे रखे। हम 5 है, उस पांचों के बारे में अच्छे से देखेंगे। जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो उन 5 के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं इरेज करता हूं आप। इसके बाद में हमारा आता है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया। एक तो होता है एकार्थी शब्द,
ये चीजें वो जिनको हम समझने की जरूरत नहीं होती, इनको रटना होता है। अनेकार्थी शब्द क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, नाम आपने सारे चीजें सुन रखे, आपको पढ़ा भी है आपने, आपको आ रहे भी है। समुच्चारित या युग्म शब्द, ये अर्थ के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। शब्द समूह के लिए एक शब्द, समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द और ध्वन्यार्थक शब्द, ये जो है ना वो भी हम देखेंगे। इनमें क्या करेंगे, जो मोस्ट लगते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मोस्ट की एक लिस्ट बनाएंगे और वो हम जल्दी में एक बार देख लेंगे। तो इनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो आता है तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम तद्भव शब्द, तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, तत् और सम, यानी दो शब्द है इसके अंदर, एक तत् जिसके हलंत लगा हुआ है जो आधा है, और एक होता है सम। आगे देखिए, तत् यानी उसके और सम यानी समान, अर्थात संस्कृत के समान। तत् का मतलब हो गया उसके। अब उसके कौन है, उसके वो किसके लिए आया है, यहाँ पर संस्कृत के लिए आया, संस्कृत के लिए आया। तो परिभाषा को अच्छे से समझ लेंगे तो सारा काम, आदि चीजें हैं वो वही क्लियर हो जाती है अगर परिभाषा को हमने अच्छे से समझ लिया। तो तत्सम शब्द की दो शब्दों से बना है, तत् धन सम, यानी उसी के अंदर छुपा हुआ रहता है, जो राज है वो उसी शब्द के अंदर छुपा हुआ रहता है। तो तत् यानी उसके, उसके यानी कौन, उसके, संस्कृत के, सम यानी समान, संस्कृत के समान जो शब्द है। तो संस्कृत हमने डायरेक्ट जैसा संस्कृत में चलता था, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा कहां से आई, संस्कृत से आई, तो संस्कृत में जैसा चलता था वैसा का वैसा ही हमने हिंदी के अंदर ले लिया है। तो वो संस्कृत के जैसे ही शब्द है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। तो तत्सम शब्द है वो सेम के सेम संस्कृत वाले शब्द है जो हिंदी में हम काम में ले रहे हैं। तो यहाँ तक स्थिति क्लियर हो गई। फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा, मैं सभी के कमेंट में देखता हूँ, जैसे ही टाइम मिलेगा आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो वैसे हम कंटिन्यू करेंगे, यानी जो हमारी जो व्याकरण है उस व्याकरण को कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने के पीछे एक रीजन है कि हम किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर करते हैं, तो उस एग्जाम के अंदर सारे व्याकरण के टॉपिक नहीं दिए होते, कुछ सीमित टॉपिक दिए हुए होते। और उससे क्या होता है कि हम जब कंटिन्यू नहीं करते तो हमारे को वो चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होती है। क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही है तो पूरी व्याकरण नहीं करवाई जा रही है। वो क्या करते हैं कि एग्जाम को टारगेट करते हैं, जैसे अभी रीट आ रही तो रीट को टारगेट किया, सीटी आ रही तो सीटी को टारगेट किया, फर्स्ट ग्रेड आ रही तो फर्स्ट ग्रेड। तो उससे क्या होता है कि जो नए बंदे होते हैं, कभी उन्होंने नहीं देखा है, तो उनमें दिक्कत आती है। क्योंकि हमने संधि पढ़ ली और अगर उसके संधि के साथ में अगर वहां पर उपसर्ग वाला टॉपिक नहीं दे रखा है तो उनके संधि पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है। उपसर्ग और संधि दोनों आपस में, वहां पर जैसे सर्वनाम नहीं दे रखा है, तो इस प्रकार क्या होता है कि ये टॉपिक आपस में एक दूसरे से मेल खाए हुए थे, एक दूसरे से टच रहते। तो सारी व्याकरण एक बार आपको अच्छे से पढ़ना होता है। एक बार अगर आपने पढ़ ली तो बार बार फिर कोई सा भी एग्जाम आई, भाई जैसे मान लिया आपको सारी व्याकरण आ रही है, उसके बाद में कोई सा भी एग्जाम आई, उस व्याकरण में से कोई सा भी टॉपिक आई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक बार आप अच्छे से व्याकरण को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए, तत्सम शब्दों की पहचान हम कैसे पहचानेंगे कि ये तत्सम शब्द है। भाई हम कितने तत्सम तद्भव शब्द का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम कितने शब्दों को रट के रखेंगे। एक आध दो पांच शब्द तो है नहीं, बहुत सारा है, क्योंकि जो अथाह भंडार है, भाषा है, ये हिंदी क्या है, भाषा है। तो इसके जो सीमित नहीं है, बहुत है, ये एक समुद्र की तरह है। तो कितना कम रटेंगे, कुछ चीजें होती है वो समझने की होती है, उसको हम रट नहीं सकते। तो कुछ यहाँ पर पॉइंट दे रखे जिसके आधार पर हम तत्सम शब्दों को पहचान सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है छत, त्रे, जय और श्रेय। क्या है ये, हमने पढ़ा वर्णमाला के अंदर, मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट में बताना ये क्या है। छत, त्रे, जय और श्रेय, ये कमेंट में बताना है क्या है। का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। तो अब देख लीजिए, छत, त्रे, जय और श्रेय, ये जो चार जो वर्ण है, ये जहां भी आए किसी भी शब्द में, तो वो शब्द क्या हो जाएगा, वो तत्सम हो जाएगा, उसको आपको रटना नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं क्षत्रिय।
अब क्षत्रिय लिखा, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये शब्द क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम है। दूसरा हमने यहाँ पर लिखा ज्ञान शब्द, तो इसको हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्या है ये हमारा तत्सम शब्द। तो इस प्रकार जो भी कोई शब्द आए तो उसको आप अच्छे से देखते हैं। नीचे यहाँ पर उदाहरण में दिया, जैसे अश्रु, तीसरा आया है अश्रु यानी आंसू का है। आंसू क्या हो गया? आंसू हमारा तद्भव हो गया इक्सु। ईक, ईक का मतलब जो गन्ना होता है, तो उस गन्ना का इक्सु यानी ईक, ईक है वो हमारा गन्ना है, और उसका इक्सु जो है वो एक संस्कृत शब्द है जिसको तत्सम कहेंगे। मित्र जो दोस्त होते उसको मीत बोला जाता है, जो तद्भव के अंदर। तो इस प्रकार ये उदाहरण दिए गए। आगे देखो, आगे का जो हमारा जो पॉइंट है वो कह रहा है विसर्ग चिन्ह। विसर्ग चिन्ह लगा हुआ, ये विसर्ग चिन्ह है, ये विसर्ग चिन्ह। प्रयुक्त शब्द तत्सम होता है, जैसे प्रातः, जिसके विसर्ग लगा हुआ, तो अब जितने भी विसर्ग लगे हुए शब्द है वो सारे क्या होंगे? तत्सम होंगे। देखने की जरूरत ही नहीं है हमारे को। दुख, ज्येष्ठ, यहाँ पर देखो मात्रा नहीं लगी है, ये ज्येष्ठ इस प्रकार है, थोड़े प्रिंट मिस्टेक है, ज्येष्ठ। ये जो सारे शब्द है वो क्या है? तत्सम है। तो एक तो हमारा ये नेम हो गया, क्षत्रिय जय और श्रेय ये लगे होंगे तो वो भी क्या होगा? तत्सम होगा। जिसके विसर्ग लगा होगा वो शब्द भी क्या होगा? तत्सम होगा। इसके बाद में आया री, जो हम स्वरों में पढ़ते हैं, ए आ ई उ री, वो री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। तो देखो री का प्रयोग ही तत्सम शब्दों में होता है, मूल रूप व मात्रिक रूप में। एक तो हो गया मूल रूप और एक हो गया मात्रिक रूप। अब देखो उदाहरण में, जैसे ये कृष्ण, तो ये कृष्ण जो दिया है, ये जो री है वो री के कौन सा है? ये देखो देखने में ऐसा लग रहा है ये यही रूप है, यहाँ वाला लिया है, यहाँ से ये री है बस। तो इस रूप में होगा तो भी वो क्या होगा? तत्सम होगा। और अगर इस रूप में होगा, जिस प्रकार यहाँ पर ऋतु लिखा हुआ है, ऋतु लिखा हुआ है, अगर इस रूप में होगा तो भी वो तत्सम ही होगा। यानी यहाँ पर लिखा है मूल रूप में हो या मात्रिक रूप में, तो यहाँ कृष्ण में मात्रिक रूप में है और यहाँ पर मूल रूप में है। दोनों ही रूपों में जो शब्द होंगे वो सारे क्या होंगे? तत्सम होंगे। री कहीं पर भी आएगा तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर आता है स, कौन सा स है? बताइए आप मेरे को कमेंट में, मैं बाद में बताऊंगा आपको ये कौन सा है। का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में, जैसे पृष्ठ, कोश, श्रेष्ठी, काष्ठ आदि। यानी ये शब्द है हमारा मूर्धन्य से। तीन से होते, एक ये वाला से हो गया, एक हमारा ये वाला से हो गया, एक हमारा ये वाला से हो गया। तो ये तालव्य से हुआ, ये मूर्धन्य से हुआ, ये दंत्य से हुआ। तो ये मूर्धन्य से जहां पर भी आएगा, शब्द के बीच में आए, शुरुआत में आए, कहीं पे भी आए, तो वो शब्द क्या हो जाएगा? वो हमारा तत्सम हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें, एक ये से जो अभी बताया मैंने तालव्य से का प्रयोग सामान्यतः, सामान्यतः का मतलब कुछ शब्दों में, पूरे शब्दों में नहीं है। जैसे छत, क्षीर, शिक्षा, शय्या, समास आदि। तो ये सब जो वर्ण है वो भी आएगा तो भी वो क्या होगा? हमारा तत्सम हो जाएगा। फिर आता है पंचम वर्णों। पंचम वर्ण कौन से थे? जो हम क ख ग ग अंग, क ख ग अंग, च छ ज ज य, ट ठ ड ड ण, त थ द द न, प फ ब भ म। ये हमारे पांच, ये पांच है वो पंचम वर्ण है। तो ये कह रहा है पंचम वर्ण उनमें से अंग न और मैं को नहीं लिया। अंग का मूल रूप में प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में, जैसे मूल रूप, मात्रिक रूप की बात नहीं कर रहा है, मूल रूप। तो पंचम वर्णों में अंग में मूल रूप में प्रयोग केवल तत्सम शब्दों, जैसे वाग में जो साहित्य होता है, भंडार, चंचल, ये मूल रूप में। जैसे ये एक तो चंचल हम इसलिए लिखते हैं, तो चंचल ये लिख रहा है, ये कह रहा मूल रूप में ये चंचल इस प्रकार लगा हुआ है, ये मूल रूप आ गया इसका। चाद आया नहीं, यहाँ पर यहाँ आधा आया चेक के साथ में। तो ऐसे अगर जो शब्द है वो सारे शब्द भी किस में काउंट किए जाएंगे? तत्सम शब्दों में काउंट किए जाएंगे। तो आप तत्सम शब्दों के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे
ये जो 4-5 नियम है वो नियम अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, यानी ये नियम अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप देखना कि आपके जो 80% जो शब्द है वो 80% शब्द है वो क्लियर हो जाते हैं। और एग्जाम में 80% करना बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि मेरिट इतनी ऊपर नहीं जाती। तो आपके तत्सम शब्द है, क्योंकि अब आप कोई जैसे कम बुद्धि रखता है ना, वो कमेंट भी कर सकता है कि यहाँ 80% तत्सम शब्दों से क्या होगा, 80% तत्सम शब्दों से। तो हम व्याकरण पूरी करें, प्रत्येक टॉपिक में इस लेवल तक पहुंच रहे हैं, प्रत्येक टॉपिक को इस लेवल तक पहुंच रहे हैं, तो जो औसत निकलेगा ना वो 80% आ जाएगा। औसत है वो 80% आ जाएगी। प्रत्येक टॉपिक को इसी लेवल पर लेके जा रहे हैं हम कि भाई यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। एक आध क्वेश्चन है वो बाहर से आ जाए, अपवाद स्वरूप हो जाए, तो उस पर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, उस पर आपको उतना गौर नहीं करना है। तो ये तत्सम शब्दों के बारे में हमने अच्छे से देखा है। अब आगे जो है वो कल वाली क्लास में हम तद्भव शब्दों के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, और ज्यादा लंबी जब क्लास हो जाती है तो आपको बोरियत महसूस होने लगती है, ज्यादा एक जगह ध्यान स्थिर नहीं रहता है। तो इस क्लास के अंदर हम इतना ही देखेंगे। तत्सम शब्दों के जो नियम है वो आप अच्छे से रख लीजिए। एक क्लास लेने से कुछ नहीं होता है, जैसे आपने क्लास ली, क्लास लेने के बाद में आप कुछ अपने हिसाब से भी पढ़ाई करें, खुद को भी कुछ करना होता है, एक क्लास से अकेले, क्योंकि यूट्यूब पर क्लास लेना एक आपको सहारा प्रदान कर सकता है, एक संबल प्रदान कर सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि अकेले यूट्यूब से पढ़कर आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि किताब वो सबसे बेस्ट है, किताब वो सबसे बेस्ट है, किताब आपको पढ़नी ही पड़ेगी। कुछ एक्स्ट्रा है तो आपको किताब पढ़नी ही पड़ेगी, तो इसलिए आप किताब को भी ध्यान में रखते हुए चले। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसको अच्छी लगी है तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, ठीक है। आप कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट लाइक जरूर करें। किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।